Hey everyone, welcome back to my channel. So today I am going to discuss three main important from the Hindu newspaper. So first article is Aditya L1. So first point is ISRO has invited research proposal from Indian scientists to analyze scientific data generated by India's first solar mission which is Aditya L1. तो इसरो ने इनवाइट किया है रिसर्च प्रपोजल फ्रॉम इंडियन साइंटिस्ट to analyze scientific data generated by India's first solar mission आदित्य L1। तो इस डेटा को एनालाइज किया जाएगा जो कि जनरेटेड बाय इंडियाज फर्स्ट सोलर मिशन आदित्य L1। Second point, an announcement coincided with the second anniversary of Aditya L1 reaching the lag range point which is L1 which allow continuous observation of the sun। तो ये जो इनवाइट दिया गया है उसका कारण है कि जो अनाउंसमेंट आया है वो सेकेंड एनिवर्सरी है ऑफ L1 आदित्य L1 जो कि रीचिंग पॉइंट है L1 विच इज़ लैंग रेंज पॉइंट जो कॉन्टिन्यूस ऑब्जर्वेशन करता है सन का। थर्ड पॉइंट, आदित्य L1 was launched on 2nd September 2023 and successfully reached the sun Earth L1 point on 6 January 2024 covering the journey in about 127 days। तो आदित्य L1 कब लॉन्च हुआ था? वो लॉन्च हुआ था 2 सितंबर 2023 एंड सक्सेसफुली रीच्ड। और वो कब सक्सेसफुली रीच्ड हुआ था? नियर द अर्थ सन अर्थ विच इज़ L1 पॉइंट ऑन 6 जनवरी 2024 और क्या कवरिंग द जर्नी इन अबाउट 127 days। Fourth point, the spacecraft is positioned around 1.5 million kilometers from Earth, providing an uninterrupted view of the sun without eclipses or occultation। सो जो स्पेसक्राफ्ट है वो कहाँ पोजीशनड है? अराउंड 1 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ से 1.5 किलोमीटर पोजीशनड है। क्या प्रोवाइड करता है? अनइंटरप्टेड व्यू ऑफ द सन विदाउट एनी eclipses or occultation। Fifth, ISRO has released an announcement of opportunity which is AO for the first AO cycle inviting proposal of scientific observation using आदित्य L1 data। तो इसरो ने रिलीज़ किया है क्या? अनाउंसमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटी विच इज़ AO फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ AO साइकिल। इससे इनवाइटिंग प्रपोजल फॉर साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन, इससे क्या होगा? एक प्रपोजल मतलब इनवाइट हुआ है फॉर साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन जो यूज़ करेगा आदित्य L1 डेटा। 6 point, more than 23 terabytes of mission data have already been placed in the public domain for global scientific use and peer reviewed research। मतलब 23 टेराबाइट से भी ज़्यादा मिशंस ऑफ डेटा हैव ऑलरेडी पब्लिश्ड हो चुका है इन पब्लिक डोमेन। किस लिए? फॉर ग्लोबल साइंटिफिक यूज़ और पीयर रिव्यूड रिसर्च के लिए। 7 पॉइंट, द प्रपोजल कॉल इज़ ओपन टू इंडियन साइंटिस्ट एंड रिसर्चर वर्किंग इन इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस स्पेशली इन अ फील्ड ऑफ सोलर फिजिक्स। तो ये जो प्रपोज़ल है वो किसके लिए कॉल है? ओपन टू इंडियन साइंटिस्ट। जो प्रपोज़ल आया है वो किन किन के लिए कॉल होगा? पहला तो होगा इंडियन साइंटिस्ट एंड रिसर्चर जो कहाँ काम कर रहे हैं? वर्किंग इंस्टीट्यूशन लाइक यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस स्पेशली इन अ फील्ड ऑफ सोलर फिजिक्स। 8th and the last point of Aditya L1, proposal must be submitted by principal investigators with proper scientific justification and observation time will be allotted based on approval। तो जो प्रपोज़ल मस्ट बी सबमिटेड बाय प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर, जो प्रपोज़ल होगा वो किसके थ्रू सबमिटेड होगा? थ्रू द प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर विद प्रॉपर साइंटिफिक जस्टिफिकेशन और ऑब्जर्वेशन टाइम विल बी अलॉटेड बेस्ड ऑन अप्रूवल। And the second article is the Election Commission of India। So first point is the Election Commission of India has stated that it has a constitutional duty to ensure that foreign nationals are not included in electoral roll।
तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये बोला है कि ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है कि हम ये इंश्योर करें कि जो फॉरेन नेशनल हैं वो इंक्लूड नहीं है इलेक्टोरल रोल्स में। Second point, the ECI based its position on Article 326 of the Indian Constitution, which allows voting rights only to Indian citizen, not foreigner. तो ECI हमारे आर्टिकल 326 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी पोजीशन है, विच अलाउ जो अलाउ करता है कि वोटिंग राइट्स ओनली टू इंडियन सिटीजन, केवल भारतीय नागरिक को, नॉट फॉरेनर्स। Third point, the issue gained attention after the Supreme Court seek clarification on allegations related to large-scale voter list irregularities. तो ये इशू क्यों इतना अटेंशन दिया जा रहा है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफिकेशन मांगा है और ये एलिगेशन लगाया है रिलेटेड टू लार्ज स्केल वोटर लिस्ट, मतलब वोटर लिस्ट में जो भी इरेगुलरिटीज़ हैं उसके लिए। 4 point, the Election Commission clarified that the preparation and the revision of electoral roll is a continuous process under the Representation of the People Act 1950। तो इलेक्शन कमीशन ने ये क्लैरिफाई किया है कि जो प्रिपरेशन होता है और रिवीजन होता है इलेक्टोरल रोल में, ये एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है जो कि हमारे आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950। Fifth point, according to draft electoral roll data, around 2.80 crore voters were deducted in Uttar Pradesh, including addition, deletion and correction। तो अकॉर्डिंग टू ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल डेटा के हिसाब से अराउंड 2.10 करोड़ वोटर हमारे डिडक्ट किए गए हैं। कहाँ? इन उत्तर प्रदेश में, इंक्लूडिंग एडिशंस, कितने ऐड हुए हैं, कितने डिलीट हुए और कितनों को करेक्ट किया गया है। 6 पॉइंट, द EC emphasized that names are removed from proper verification after proper verification, including objection, field inquiries and dual legal procedure। तो ये EC ने emphasize किया है जो भी नाम रिमूव किए गए हैं तभी रिमूव हुए हैं जब एक प्रॉपर वेरिफिकेशन हुआ है उनका, इंक्लूडिंग ऑब्जेक्शंस हुए हैं, फील्ड इंक्वायरीज की गई हैं और डुअल लीगल प्रोसीजर हुई है। आफ्टर दैट वी रिमूव द नेम ऑफ वोटर्स। 7 number, the commission rejected claims of arbitrary deletion and stated that foreigners, illegal migrants and non-citizen cannot be enrolled as voter। तो कमीशंस ने इलेक्शन कमीशंस ने उनका क्लेम मतलब रिजेक्ट किया है आर्बिट्रेरी डिलीशन और ये कहा है कि जो फॉरेनर्स होंगे, इलीगल माइग्रेंट्स होंगे और नॉन सिटीज़न होंगे वो कांट बी इनरोल्ड एज वोटर, उनको एज अ वोटर इनरोल्ड नहीं किया जा सकता। 8 पॉइंट, द इशू हाईलाइट द बैलेंस बिटवीन इलेक्टोरल इंटीग्रिटी एंड सिटीजन राइट टू वोट, मेकिंग इट इम्पॉर्टेंट फॉर UPSC पॉलिटी एंड गवर्नेंस टॉपिक्स। तो ये जो इशू है ये क्या हाईलाइट करता है? ये बैलेंस बिटवीन इलेक्टोरल इंटीग्रिटी एंड सिटीजन राइट टू वोट, मेकिंग इट इम्पॉर्टेंट फॉर UPSC पॉलिटी एंड गवर्नेंस टॉपिक्स। Third and the last article is the right to disconnect. So first point is the right to disconnect refers to the right of employees to switch off from work related digital communication outside official working hour। मतलब जो राइट टू डिस्कनेक्ट होगा वो क्या रिफ़र करेगा? जो हमारे एम्प्लॉयज़ होंगे उनका ये राइट होगा कि वो अपने वर्क से स्विच ऑफ करें फ्रॉम वर्क रिलेटेड डिजिटल कम्युनिकेशन outside official working hours। Second point, the concept has gained importance due to the always on digital economy where smartphone, email and work from home culture blur work life boundaries। तो इस कॉन्सेप्ट ने इम्पॉर्टेंस इसलिए गेन करी है क्योंकि जो हमारा एक कॉन्सेप्ट होता है ना ऑलवेज ऑन अ डिजिटल इकॉनमी, जहाँ पर हम स्मार्टफोन, ईमेल्स एंड वर्क फ्रॉम होम कल्चर की वजह से हम अपनी लाइफ को ब्लर कर रहे हैं, विच इज़ ब्लर वर्क लाइफ बाउंड्रीज। थर्ड पॉइंट, एक्सेसिव डिजिटल कनेक्टिविटी हैज़ लेड टू मेंटल स्ट्रेस, बर्नआउट, एंजाइटी
and reduce productivity, making work life balance a key labor issue. तो अगर आप एक्सेसिव डिजिटल कनेक्टिविटी में हैं तो ये आपके लिए कुछ प्रॉब्लमेटिक बनेगा, जस्ट लाइक मेंटल स्ट्रेस, बर्नआउट, एंजाइटी एंड आपकी प्रोडक्टिविटी को भी रिड्यूस करेगा। और मेकिंग वर्क लाइफ बैलेंस ये हमारा एक की लेबर इशू है। 4 point several countries like France, Spain, Ireland have recognized or legislated the right to disconnect as a part of labor protection। मतलब ऐसी बहुत सी कंट्रीज़ हैं जैसे फ्रांस, स्पेन और आयरलैंड, इन्होंने रिकॉग्नाइज कर लिया है और लेजिस्लेट भी किया है, मतलब एक लॉ बनाया है बाकायदा, द राइट टू डिसकनेक्ट एज अ पार्ट ऑफ लेबर प्रोटेक्शन। 5. In India, there is no explicit means clearly law on the right to disconnect, but concerns are addressed indirectly under labor law, occupational health and judicial interpretation। मतलब इंडिया में कोई क्लियर लॉ नहीं है इस चीज़ के लिए ऑन अ राइट टू डिसकनेक्ट, बट कंसर्न्स आर एड्रेस, बस कंसर्न को एड्रेस किया जाता है इनडायरेक्टली अंडर labor laws, occupational health and judicial interpretation। 6. The issue is linked to Article 21 of the Constitution, which include the right to life with dignity, health and mental well-being। तो जो हमारा इशू है वो किससे लिंक करता है, ये हमारे आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि इंक्लूड करता है ये हमारे राइट टू लाइफ विद डिग्निटी और हेल्थ और मेंटल, जिससे हमारी अच्छी रहे। 7. The rise of remote work after COVID-19 has intensified demand for clear working hour boundaries and employer accountability। मतलब आफ्टर कोविड, तो जो हमारा राइज हुआ है रिमोट वर्क आफ्टर कोविड, इसने इंटेंसिफाई कर दिया है डिमांड, इससे हमारी डिमांड इंटेंसिफाइड हुई है, इंक्रीज्ड हुई है फॉर क्लियर वर्किंग आवर बाउंड्रीज। मतलब काम का या वर्किंग आवर्स की क्लियर बाउंड्री होनी चाहिए और एम्प्लॉयर की इसमें अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। 8 एंड द लास्ट पॉइंट, द डिबेट हाईलाइट्स द नीड टू बैलेंस इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड वर्कर्स राइट, मेकिंग इट रेलेवेंट फॉर GS2, GS3 एथिक्स एंड लेबर रिफॉर्म। तो ये जो डिबेट है वो क्या हाईलाइट करती है, द नीड टू बैलेंस इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड वर्कर्स राइट्स, ये मेकिंग इट रेलेवेंट फॉर, ये हमारे GS2, GS3 पेपर एथिक्स एंड लेबर रिफॉर्म्स के लिए भी रिलेवेंट है। थैंक यू।